Hello everyone. So previously we have started chapter 3 of unit 1 of Indian economic development, and that was economic reform since 1991. That were liberalization, privatization and globalization. And in the previous lesson we have already covered the concept of liberalization, and in today's session we will be covering प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो आज का सेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वील स्टडी की प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है. ओके, सो सिंपली जो भी रोल अगर पहले एक गवर्नमेंट सेक्टर परफॉर्म कर रहा था, अब अगर वही रोल पार्शियली या फिर फुली एक प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म करेगा, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन. ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं जल्दी से. सो प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और शेडिंग ऑफ ownership, management and control of public sector enterprise to the entrepreneurs in the private sector. यानी कि सिंपली अगर हम एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ट्रांसफर कर देंगे टू द प्राइवेट सेक्टर, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन. क्लियर? सो इससे होगा क्या? इट इम्प्लाइज ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री. नाउ कुछ ऐसी पीएसयूज है लाइक आईपीसीएल, आईबीपी, मारुति उद्योग, जहां पर गवर्नमेंट ने प्राइवेट का भी रोल डाइल्यूट करवाया है. ठीक है, अगर सिंपली कोई भी कंपनी अगर गवर्नमेंट सेक्टर ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रही है, इन दैट केस गवर्नमेंट विल डिसाइड टू प्राइवेटाइज दैट पर्टिकुलर कंपनी. तो प्राइवेटाइज करने के भी गवर्नमेंट के पास दो तरीके होते हैं. पहला ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट और दूसरा होता है डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो एक एक कर हम दोनों रीड करने वाले. तो ये दोनों ही तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी फ्रॉम गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, और दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज बाय सेलिंग पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ पीएसयूज टू द प्राइवेट. तो यहाँ पर हम पूरी की पूरी पीएसयू ही प्राइवेट को देंगे, वेरस डिसइन्वेस्टमेंट में हम सिर्फ एक पीएसयू का कुछ पार्ट और शेयर ही प्राइवेट को देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन के करने के बिहाइंड एम क्या है? टू पहला एम इज टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड सेकेंड इज टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन. क्लियर है? तो अगर आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है प्राइवेटाइजेशन में, तो ये जो भी मैंने आपके सामने कवर करा, तो ये सब आप इसमें लिख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट अब हम कुछ पॉलिसीज पढ़ने वाले हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन के वक्त अडॉप्ट की गई थी. ठीक है, पहला है कि पब्लिक का रोल कॉन्ट्रैक्ट कर दो और प्राइवेट का रोल प्रमोट कर दो. दूसरा है कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो रोल है उसको उसके ओनरशिप को एबॉलिश कर दो और प्राइवेट के हाथ दे दो, सो दैट लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस प्रॉफिट मेकिंग बन सके. नेक्स्ट, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर. ये तो हमने अभी पढ़ लिया डिसइन्वेस्टमेंट. ओके, नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन करने से it will induce efficiency and profitability. नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेगी जिससे एंड वो एफिशिएंट मेथड्स को यूज करेगी जिससे लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस प्रॉफिट मेकिंग बन पाएंगी. ठीक है, ऑल्सो इट विल इंट्रोड्यूस अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पीएसयूज. ऑल्सो इट विल रिड्यूस द बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्री. क्लियर है ये बात? ओके, सो ये कुछ पॉलिसीज है जो कि अडॉप्ट करी गई थी इन द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस. क्लियर? तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जितनी भी लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस है उनको तो गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दिया. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या गवर्नमेंट को सारी की सारी पीएसयूज को प्राइवेटाइज करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं. गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस को ही प्राइवेटाइज करना चाहिए, वेयरएज गवर्नमेंट की जितनी भी प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस हैं उनको गवर्नमेंट को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, वेयरएज गवर्नमेंट को उनको कुछ स्पेशल स्टेटस देना चाहिए. अब स्पेशल स्टेटस देने से क्या होगा? अगर गवर्नमेंट अपनी प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस को एक स्पेशल स्टेटस देती है तो इसकी वजह से उन एंटरप्राइजेस की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमें बेटर रिजल्ट्स मिल पाएंगे. ठीक है, सो गवर्नमेंट ने अपनी सारी की सारी प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस को इंपॉर्टेंस के हिसाब से 3 स्टेटस दिए. कौन कौन से? महारत्न, नवरत्न एंड मिनीरत्न. सबसे ऊपर महारत्न, सेकंड नवरत्न एंड थर्ड मिनीरत्न. ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन में ये तीनों के बारे में पढ़ना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अब आप पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका आराम से 3 से 4 नंबर का आ सकता है. ठीक है, क्लियर?
ओके सो पढ़ते हैं. Government made attempts to improve the efficiency of the public sector enterprises by giving them autonomy in making managerial decisions. Autonomy मतलब अगर वो autonomy का मतलब होता है freedom देना. अगर एक PSU को हम ज़्यादा freedom दे देंगे कि आप अपने decision खुद लो, तो वो और better perform कर पाएंगे. ठीक है. तो सबसे पहले तो हमने PSUs को special status दिया as नवरत्न and मिनी रत्न, जिससे कि इनमें प्रोफेशनलिज्म इन्फ्यूज हुआ एंड ये और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म और ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाए थे. ठीक है. ऑल्सो इनको ज़्यादा हमने मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दिया, जिससे कि इनके प्रॉफिट्स एंड एफिशिएंसी इंक्रीज हुई. ठीक है. ऑल्सो इट रिजल्टेड इन बेटर परफॉर्मेंस ऑफ दीज पर्टिकुलर कंपनीज. ऑल्सो we also granted greater operational and financial managerial autonomy to the mini ratans. Clear है. तो ये बहुत बहुत important है under privatization. Clear? Okay. Now as on September 2023, there were 13 Maharatans, 14 Navratans, 16 Mini Ratans as per category 1 of central public sector enterprises and 11 Mini Ratans as per कैटेगरी 2 ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. ठीक है. तो ये आगे जितने भी नाम लिखे हुए हैं महारत्न के, जैसे सेल लिखा हुआ है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भेल लिखा हुआ है, तो ये सारी की सारी जितनी भी कंपनीज है ना, आपको इनके नाम याद होने चाहिए. क्यों याद होने चाहिए? बिकॉज एग्जाम में कुछ भी आ सकता है. एग्जाम में आ सकता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड. ये क्या है? ये महारत्न है, नवरत्न है, या फिर एक मिनी रत्न है. ठीक है. तो ये सारे आपको नाम याद करने हैं फॉर MCQ. क्लियर है ये बात? ओके. सो आपको मैंने बता दिया है कि ये टॉपिक ऑलरेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके. नाउ नेक्स्ट वील स्टडी अबाउट ग्लोबलाइजेशन. नाउ ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जिस भी नेशन के साथ ट्रेड करना है, तो वो बहुत आराम से किसी और नेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं. उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते. वो आराम से किसी भी नेशन, कोई भी नेशन किसी और नेशन के साथ आराम से ट्रेड कर सकता है. तो ग्लोबलाइजेशन में हमारा एम वुड बी टू क्रिएट अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड. क्लियर है बात? ओके. सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स integrating the national economy with the world economy through the removal of barriers on international trade and capital movements. Clear है? तो this will integrate the economy of a country with the world economy. बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है एंड इसका एम क्या है ग्लोबलाइजेशन का? इसका एम इज टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड टुवर्ड्स ग्रेटर इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन. It will also involve the creation of networks and activities. Clear? And also objective क्या रहेगा? To create a borderless world. Clear? तो अगर ग्लोबलाइजेशन में शॉर्ट नोट आएगा तो आप एक ये लिखेंगे एंड कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड लिखेंगे ग्लोबलाइजेशन के, जो हम आगे कवर करने वाले हैं. ओके. तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज चेंजेस मेड बाय ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. तो इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन की वजह से कौन कौन से चेंजेस हमने देखे. ओके. सबसे पहला चेंज हमने क्या देखा कि जितनी भी हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज थी, उन सभी को हमने ऑटोमेटिक परमिशन दी गई थी फॉर FDI अप टू 51%. ठीक है. तो 51% तक उनको ऑटोमेटिक परमिशन दी गई थी. एंड सेकेंडली ऑटोमेटिक परमिशन दी गई थी इफ दे हैड अ सम ऑफ 1 करोड़ रुपीज. तो उनको ऑटोमेटिक परमिशन दी गई थी. वेयर अगर किसी फॉरेन टेक्नीशियन को हायर करना है तो उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं थी. ओके. नेक्स्ट, रुपी को डीवैल्यू कर दिया गया था इन जुलाई 1991 बाय नियरली 20%. आप सभी को पता है कि अगर हम रुपी को डीवैल्यू कर देंगे, तो हमने लास्ट क्लास में भी ये चीज पढ़ी थी कि अगर हम रुपी को डीवैल्यू कर देंगे, सो दिस विल स्टिमुलेट एक्सपोर्ट्स, डिस्करेज imports and it will influx foreign capital. क्लियर है ये बात? ओके. नेक्स्ट, यूनियन बजट 1992-93 में रुपी को पार्शियली कन्वर्टेबल करा गया, whereas रुपी को फुली कन्वर्टेबल करा गया इन द यूनियन बजट 1993-94. यानी कि आप जितना भी रुपी लेके जा रहे हो, पहले वो सिर्फ उसको पार्शियली कन्वर्टेबल करा गया, उसके बाद रुपी वॉज फुली कन्वर्टेबल इन द फॉरेन करेंसी. ओके. नेक्स्ट, 5 ईयर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट
पॉलिसी भी बनाई गई थी जिससे रिस्ट्रिक्शन के बिना, किसी भी बाउंडेशन के बिना आप किसी भी नेशन के साथ ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट, जो कस्टम ड्यूटी थी उसको भी मॉडिफाई करा गया था। कस्टम ड्यूटी को मॉडिफाई कैसे करा गया था? कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करा गया था फ्रॉम 250% टू ओनली 10% इन द बजट ऑफ 2007-2008। क्लियर है? तो आई होप ये 6 पॉइंटर्स क्लियर है सभी को कि क्या क्या चेंजेस करे गए बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। ओके, नाउ नेक्स्ट हम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी कि अगर कंट्री में ग्लोबलाइजेशन होती है तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे ग्लोबलाइजेशन के फायदे क्या क्या हैं। पहला, ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। अब कोई भी इंडस्ट्री किसी भी इंडस्ट्री के साथ ट्रेड कर सकती है, कोई भी कंट्री किसी और कंट्री के साथ आराम से ट्रेड कर पाएगी। सेकेंड, इससे क्या होगा, हमारे नेशन में एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी और इससे क्या होगा, इट विल ब्रिंग बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज, बिकॉज अब वो अपनी अपने अपने जो प्रोडक्ट्स है वो दूसरी कंट्रीज में भी अब सेल कर पाएंगे, तो दूसरी कंट्री में भी अपनी मार्केट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर द स्किल पीपल, बिकॉज वो अपने स्किल्स यूज कर कर दूसरी कंट्रीज में भी जॉब ले सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम करेंगे पॉइंटर्स विच आर अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। तो कुछ स्कॉलर्स ने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को क्रिटिसाइज भी किया है। अब उन्होंने क्रिटिसाइज क्यों किया है वो अब हम पढ़ेंगे। पहला रीजन, बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्रू मोर टू द डेवलप्ड नेशन। इसके जो बेनिफिट्स है ना ग्लोबलाइजेशन के, इसको डेवलप्ड नेशन को ज्यादा मिलते हैं, वेयरएज डेवलपिंग नेशन को इसके बेनिफिट्स थोड़े से कम मिलते हैं। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन कॉम्प्रोमाइजेस द वेलफेयर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल ऑफ द पुअर कंट्रीज। क्लियर? इससे वेलफेयर अफेक्ट होती है। मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, यानी कि अगर जिस भी कंट्री के पास अच्छी टेक्नोलॉजी या फिर अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, उस वजह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कंट्रीज के बीच में बढ़ जाएगी। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एमएनसीज हैव गेन्ड स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि बाहर की कंपनीज डेवलपिंग कंट्रीज में तो उन्होंने अच्छी अपनी मार्केट एस्टैब्लिश कर ली, बट डेवलपिंग कंट्रीज की कंपनीज जो है वो एक डेवलप्ड नेशन में अपनी जगह नहीं बना पाए। ओके, तो ये आपको अच्छे से करना है। ये अगेन 3 to 4 मार्क का आ सकता है, पॉइंटर्स या फिर ट्रेड्स विच वर इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है ये बात? ओके, सो यहाँ पर अब आपका प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हमें कुछ शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं अबाउट आउटसोर्सिंग एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो आउटसोर्सिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन ये आपका 3 to 4 मार्क का आ सकता है, आराम से क्वेश्चन आ सकता है दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आउटसोर्सिंग। नाउ आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी काम पहले मैं खुद परफॉर्म कर रही थी, अब अगर वही काम मैं किसी थर्ड पार्टी को दे दूंगी, मेरे लिए वो काम परफॉर्म करेगा, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज आउटसोर्सिंग। क्लियर है? ओके, सो आउटसोर्सिंग रेफर्स टू hiring business services from the external sources, mostly from other countries which were previously performed internally or from within the country. Clear hai? In other words, it refers to contracting out some of its activities to the third party which were earlier performed by the organization itself. यानी कि जो भी एक्टिविटीज पहले ऑर्गेनाइजेशन खुद परफॉर्म कर रही थी, अब अगर वही एक्टिविटीज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देगी, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज आउटसोर्सिंग। क्लियर है ये बात? ओके, सो यहाँ पर आपको एमसीक्यू के लिए ये ध्यान रखना है दैट आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द मेजर आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो एलपीजी में से किसकी वजह से आउटसोर्सिंग आई? इट इज ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है? ओके, सो इंडिया में पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर की हमने ग्रोथ देखी है। ठीक है, तो वो भी आउटसोर्सिंग का ही एक बेनिफिट है। ओके, कुछ सर्विसेज जो कि इंडिया में आउटसोर्स होती हैं वो है वॉइस बेस्ड बिजनेस processes like BPO, call centers, record keeping, accountancy, banking services, music recording, film editing, book transcription, clinical advice, teaching. ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटीज है जो कि इंडिया में आउटसोर्स होती हैं। क्लियर है?
अब नेक्स्ट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं कि इंडिया में ऐसा क्या है, इंडिया के ऐसे क्या बेनिफिट्स है जिसकी वजह से सारे के सारे मोस्टली नेशंस इंडिया में आउटसोर्स कर रहे हैं। लाइक क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है दैट व्हाई इंडिया बिकेम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, सबसे पहले इंडिया में स्किल्ड मैन पावर है, इंडिया में लो वेज रेट पर लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं, और इंडिया की गवर्नमेंट पॉलिसीज भी काफी फेवरेबल है, लाइक टैक्स कंसेशन मिलता है जिसके कारण मोस्टली लोग इंडिया में आउटसोर्स करते हैं, और यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री की भी काफी अच्छी ग्रोथ है। तो इन सभी रीजंस की वजह से आफ्टर द रिफॉर्म इंडिया बिकेम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्री फॉर आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो ये सारे रीजंस आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, क्लियर। इंडिया में मोस्टली बीपीओ सर्विसेज आउटसोर्स होते हैं जिसके कारण हमारे पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आता है। ओके, नेक्स्ट अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, देखो सिंपल सी बात है, देखो बहुत सारे नेशंस है ना, वो थोड़ा सा बहुत सारे नेशन ना डरते हैं कि हम अगर इंडिया में आउटसोर्स करेंगे, मतलब इंडिया में आउटसोर्स करने से ना बहुत सारे नेशन डरते हैं। अब वो डरते क्यों है इंडिया में आउटसोर्स करने के, उसके कुछ रीजन है। देखो सिंपल सी बात है, अगर बहुत सारे नेशंस इंडिया में एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स करेंगे तो इससे क्या होगा, उनकी खुद की कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाएगी उतनी, एंड बहुत सारे जो पैसा है वो उनके नेशन से इंडिया में आता जाएगा, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज थोड़ी सी कम होने लग जाएंगी। दैट्स द रीज़न कि बहुत सारे नेशंस आर फील थ्रेटेंड टू आउटसोर्स द एक्टिविटीज इन इंडिया। ठीक है, तो अगेन ये क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में, दैट developed nation oppose outsourcing to India because outsourcing leads to outflow of fund from developed nations to India, which reduces the income disparities between the two countries. Next, it reduces the employment generation and create job insecurity in the developed nations. That's why the developed nations feel threatened and oppose outsourcing because it has caused unemployment in their own country. Also, the outflow of funds has reduced the income disparity between the nations. Clear? So this is again very important. तो आई होप आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है सभी को, तो उस पर एक शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम जो कर रहे हैं दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी आपसे एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है फॉर 3 to 4 मार्क। ठीक है, अब सिंस हमें पता है ग्लोबलाइजेशन के अंडर बहुत सारे नेशंस आपस में ट्रेड कर रहे हैं, अब सभी नेशंस को आपस में ट्रेड करने के लिए कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस, कुछ ऐसे नॉर्म्स रहेंगे जो कि सारे के सारे नेशंस को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, और वो सारे के सारे जो रूल्स रेगुलेशंस है वो सारे के सारे कौन बनाता है सभी नेशंस के लिए, एंड दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो 1948 में सबसे पहले डब्ल्यूटीओ से पहले जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एस्टैब्लिश हुआ था, यानी कि गैट एस्टैब्लिश हुआ था विद 23 मेंबर कंट्रीज, जो कि 1995 में रिप्लेस हो गया था बाय डब्ल्यूटीओ, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सिंबल आप सभी देख लो, एमसीक्यू में ये सिंबल दिया जा सकता है और बोला जाएगा कि बताओ ये सिंबल किसका है। क्लियर है बात? अब डब्ल्यूटीओ क्या करता है वो हम पढ़ेंगे। सो डब्ल्यूटीओ फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, एंड डब्ल्यूटीओ में देयर आर 164 मेंबर कंट्रीज। क्लियर? सो WTO basically it frames the global rules and regulation and advocate the interest of the developing world. क्लियर है बात? ओके, सो इंडिया ने भी बहुत सारे रीजनेबल स्टेप्स लिए थे टू लिबरलाइज ट्रेड बाय रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग टैरिफ्स ओनली ऑन द सेइंग ऑफ WTO। ठीक है, अब हम ये मेजरली कुछ फंक्शन परफॉर्म जो कि WTO परफॉर्म करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेपरेटली 3 to 4 मार्क का आ सकता है कि कौन कौन से फंक्शन है जो कि WTO परफॉर्म करता है। सबसे पहले इट फैसिलिटेट्स द इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि सारे के सारे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर को हटाकर आराम से आप ट्रेड कर सकते हो अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, इट एस्टैब्लिश सम रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजिम, यानी कि वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है फॉर द नेशंस टू फॉलो। ओके, एट
इससे क्या होता है, इट एनलार्ज द प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, ऑल्सो इट इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज, सो दैट कोई भी रिसोर्स वर्ल्ड का वेस्ट ना हो। ऑल्सो इट ऑल्सो enables the countries to protect the environment। ठीक है, आई होप ये सब क्लियर है। फंक्शंस, मेजर फंक्शंस परफॉर्म बाय WTO, क्लियर? ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है सभी के लिए, दैट शुड इंडिया बी अ मेंबर ऑफ WTO? तो ये आपका 3 मार्क का आ सकता है कि क्या इंडिया जैसी डेवलपिंग नेशंस को WTO का मेंबर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमें वही पढ़ना है। देखो, हमने ये चीज पढ़ी है कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो मेजर फायदा हुआ है वो डेवलप नेशन को हुआ है, वेयरएज डेवलपिंग नेशन को उतना फायदा नहीं हुआ, बिकॉज डेवलपिंग नेशन ने तो अपने बैरियर्स हटा दिए फॉर डेवलप्ड कंट्रीज टू एंटर, बट जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया के लिए अपने बैरियर्स हटाए नहीं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली फायदा डेवलप को ही हुआ और डेवलपिंग को फायदा नहीं मिल पाया। ठीक है, सो बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने बोला कि इंडिया को WTO का फायदा शायद नहीं मिल पाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड occurs among the developed nations, and developing niche countries are being cheated as they are forced to open up their markets for the developed countries and are not allowed the access to the developed countries। ठीक है, तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से स्कॉलर्स अपोज डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया टू बी अ पार्ट ऑफ द WTO। क्लियर है बात? ओके, नाउ हमें कुछ डिफरेंसेस करने हैं। फर्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन स्ट्रैटेजिक सेल एंड माइनॉरिटी सेल। तो ये सारे आपके डिफरेंसेस 1 मार्क के 1 to 2 मार्क के आ सकते हैं। ठीक है, सो 1 to 2 मार्क के हिसाब से हमें ये कुछ डिफरेंसेस करने हैं। ओके, स्ट्रैटेजिक सेल क्या होता है? स्ट्रैटेजिक सेल का मतलब होता है सेल ऑफ 51% और मोर स्टेक ऑफ PSUs टू द प्राइवेट सेक्टर, और माइनॉरिटी सेल का मतलब होता है सेल ऑफ लेस देन 49% स्टेक ऑफ PSUs टू द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, सो स्ट्रैटेजिक सेल से हम यहाँ पर PSU की पूरी ओनरशिप ही हैंड ओवर कर देते हैं, वेयरएज माइनॉरिटी सेल से ओनरशिप हम पूरी की पूरी ओनरशिप हम ट्रांसफर नहीं करते, बिकॉज मैक्सिमम शेयर अभी भी पब्लिक के हाथ में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड। नाम से पता चल रहा है, बायलेटरल मतलब दो, मल्टी मतलब मोर देन टू। ओके, सो बायलेटरल ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, यानी कि अगर दो कंट्रीज ट्रेड करेंगी तो उसको कहते हैं बायलेटरल ट्रेड, वेयरएज ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन मोर देन टू कंट्रीज इज नोन एज मल्टीलेटरल ट्रेड। ओके, सो बायलेटरल ट्रेड में दोनों ही कंट्रीज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वेयरएज मल्टीलेटरल ट्रेड में जितनी भी मेंबर कंट्रीज होती है उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है इन द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, सो टैरिफ बैरियर्स क्या होता है? टैरिफ बैरियर्स आर बेसिकली इम्पोज्ड ऑन द imports of goods and service to make them relatively costlier and to protect the domestic producers from the इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। ठीक है, और नॉन टैरिफ बैरियर्स बेसिकली कोटा को रेफर करते हैं। ठीक है, इट आर इम्पोज्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि इससे ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, so it includes custom duty, export import duties, and it includes quotas and licenses। Clear? Now tariff barriers are imposed on the physical units or on the value of the goods imported, and non-tariff barriers are imposed on the quantity and the quality of the goods imported। ठीक है, तो आई होप ये तीनों डिफरेंसेस आपको क्लियर हैं, ये 1 to 2 मार्क के आ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अब हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं, एंड दैट इज बेसिकली एन अप्रेजल ऑफ द LPG पॉलिसी, यानी कि जो भी हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे 1991 में, अब हम इस आगे पूरे बचे हुए सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि उनके क्या क्या पॉजिटिव थे एंड क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पर आपके सामने अब हम शुरू करते हैं, व्हाट वर द आर्ग्यूमेंट्स विच आर इन फेवर ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने से क्या क्या नेशन को फायदे मिले वो हम सबसे पहले शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप सामने एक टेबल देख रहे हैं,
क्लियर? हो सकता है आपको ये टेबल दिया हो एग्जाम में, अगर नहीं भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़े थोड़े रेट्स याद करने पड़ेंगे, सारे याद नहीं करने, थोड़े थोड़े याद करने पड़ेंगे, ठीक है? वो कौन से याद करने पड़ेंगे वो मैं अभी आपको बता दूँ, ठीक है? सबसे पहले हम इस टेबल को एनालाइज करेंगे। टेबल को एनालाइज करना भी आपके एग्जाम में आ सकता है। सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल अप्रेजल। क्लियर? सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट देखेंगे, ठीक है? सो 1991 में जब हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, उधर से लेकर थ्रू आउट वेरियस ईयर्स क्या क्या ग्रोथ रही पूरी की पूरी कंट्री की, वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले 1980 से 1991 के बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वाज 5.6%। उसके बाद it increased to 8.2% and in the subsequent it increased to it became 7.4%। ठीक है? तो ये हमने इकोनॉमिक ग्रोथ देखी आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है? अब हम इंडिविजुअली अगर सभी सेक्टर्स को देखें ध्यान से, तो अगर हम सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देख पा रहे हो 3.6, 3.3, 2.3, 3.2, 1.5, ठीक है? और नेगेटिव हो गया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ था वो बहुत ही कम हो गया। अगला इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखो। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है? 7.1, 6.5, 9.4, 7.4, 3.6, 5, देन 7। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज्यादा हमने फ्लक्चुएशन देखी है। करेक्ट? एंड अब हम सर्विस सेक्टर देखेंगे। सर्विस सेक्टर 6.7, 8.2, 7.8, 10, 8.1, 7.8 एंड 9.8। तो हमने सर्विस सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ देखी है। ठीक है? सो इसके लिए हम कह सकते हैं कि अगर इकोनॉमी ग्रो हुई है तो उसका जो मेजर ड्राइवर है दैट वाज द सर्विस सेक्टर ओनली। क्लियर है बात? ठीक है? तो पहला हमारा आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म यही रहेगा दैट there was an increase in the rate of economic growth। ठीक है? तो आओ एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। So the growth of GDP increased from 5.6% during 1980 to 1991 to 8.2% during 2007 to 2012, and the growth rate estimated to as 7.4% in 2014-2015। क्लियर है? ओके? अगर आपको टेबल नहीं दिया तो आपको ये स्टार्ट याद करना है। ओके? नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हैज डिक्लाइंड, इंडस्ट्रियल सेक्टर में वी रिपोर्टेड फ्लक्चुएशंस, वेयरएज सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ थी इट हैज गॉन अप। करेक्ट? So this indicate growth is majorly driven by the growth in the service sector. Clear? Now also अब आप एक और चीज देखेंगे यहाँ पर, अगर हम 2012 से 13 के बीच में इसको देखते हैं, 2013 से लेकर 2014-15 के बीच में देखते हैं, तो क्लियरली हम ये देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले ग्रोथ रेट हमारा था 1.5%, 4.2%, यानी पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉजिटिव ग्रोथ रेट था जो कि सब्सिक्वेंट ईयर में नेगेटिव ही चला गया। क्लियर? इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर हम देखें तो पहले ग्रोथ रेट हमारी थी 9.4, 7.4, जो कि रिड्यूस हो गई टू 3.6%, विच इज वेरी लेस। ओके? एंड अगर हम सर्विस सेक्टर को देखें तो सर्विस सेक्टर में इट वाज 8.2, 8.1%, 7.8%, जो कि बढ़ गया टू 9.8%, जो कि काफी अच्छी बात है। ठीक है? आपको ये रेट याद नहीं करना, खाली इनका जो ऑब्जर्वेशन है, कंक्लूजन याद रखनी है। ठीक है? वो कैसे याद रखनी है वो अब आप देखेंगे इधर। सो ड्यूरिंग 2012-15 there was a setback in the growth rate of different sectors witnessed post the 1991। ओके? सो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को हाई ग्रोथ रेट हमने देखी, बट सब्सिक्वेंट ईयर्स में तो वो नेगेटिव ग्रोथ रेट ही हो गया। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट it continue to witness a high level of growth rate। ठीक है? एंड अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक स्टीप डिक्लाइन देखा था हमने इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। क्लियर? बट उसके बाद इट हैड अ पॉजिटिव ग्रोथ रेट। क्लियर? तो आई होप ये टेबल का, अगर आपको इस टेबल का एनालिसिस आता है या फिर अगर आपको पहला पॉइंट लिखना पड़ता है अबाउट इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी,
ठीक है, तो वो आप आराम से लिख पाएंगे। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पॉइंट करने वाले, दैट इज आर्ग्यूमेंट, दैट अंडर द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ एलपीजी पॉलिसी, एंड दैट इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद बढ़ गई थी। ठीक है, कितनी बढ़ी थी, कैसे बढ़ी थी, अब हम वो करेंगे। सो देयर वाज अ रैपिड इंक्रीज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। सो द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो ये दो चीजें हैं, एक है एफडीआई पढ़ा अभी आपने, और एक होता है एफआईआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या होता है? अगर हम लॉन्ग टर्म प्रेजेंस के लिए कोई भी फॉरेन कंट्री हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करती है तो उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है। एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये होता है कि अगर शॉर्ट टर्म प्रेजेंस और कंट्रोल के लिए कोई भी फॉरेन कंट्री हमारी कंट्री के शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करती है तो उसको कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। क्लियर है बात? तो एफडीआई और एफआईआई दोनों ही बढ़ गई थी फ्रॉम यूएस $100 billion टू $30 billion इन 2017-18, जो कि काफी अच्छी बात है एक नेशन के लिए। ठीक है, एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बाद तो एफडीआई और ज्यादा बढ़ गया था, इट इंक्रीज्ड बाय 48%। क्लियर? अगेन आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। ओके फाइन। तो देखो ये वाला आपका अलग से 3-4 मार्क का आ सकता है एग्जाम में, अलग से सेपरेटली। एंड इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आपका अलग से 3 to 4 मार्क का आ सकता है सेपरेटली। नाउ अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं, दैट इज द इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़ गए थे। ठीक है, सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए थे फ्रॉम $6 billion टू अबाउट $413 billion, जो कि काफी अच्छी बात है। And India is one of the largest foreign exchange reserves holders in the world. तो ये आपको याद रखना है फॉर एमसीक्यू कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में किसके पास सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, एंड द आंसर इज इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सपोर्ट्स में भी हमने राइज देखा था, जो कि अगेन काफी अच्छी बात है। सो इंडिया बिकेम अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर ऑफ ऑटो एक्सपोर्ट्स, फार्मास्यूटिकल गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल्स। ठीक है, और राइजिंग प्राइसेस भी कंट्रोल हो गए थे। ओके, नेक्स्ट, इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल हो गया था, बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो गई थी। 1991 में इन्फ्लेशन 17% थी, जो कि रिड्यूस हो गई थी टू 5.48%, और उसके बाद इन्फ्लेशन तो रिड्यूस हो गया था टू ओनली 5.1%। अगेन इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक, इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो कि अगेन काफी अच्छी बात है। सो लाइसेंसिंग सिस्टम के एबॉलिश होने के बाद एंड रिस्ट्रिक्शन रिमूव होने के बाद प्राइवेट सेक्टर में वो अब ज्यादा एरिया में ऑपरेट कर पा रहे थे। क्लियर है? तो आई होप ये 6 के 6 रीजंस आपको क्लियर है, 6 के 6 आर्ग्यूमेंट्स क्लियर है विच वर इन फेवर ऑफ द एलपीजी पॉलिसी। सबसे पहले इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो आपका अलग से आ सकता है 3 to 4 मार्क का। इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो आपका अगेन अलग से आ सकता है 3 to 4 मार्क का। देन राइज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, राइज इन एक्सपोर्ट्स, कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, एलपीजी पॉलिसी के आने से बहुत सारे बेनिफिट्स हुए थे नेशन को, बट बहुत सारे नुकसान भी हुए थे एलपीजी पॉलिसी की वजह से। ठीक है, अब हम वही कवर करने वाले हैं कि क्रिटिसिज्म ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के कुछ प्रॉब्लम्स क्या क्या हमने फेस करी। ठीक है, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका अलग से 3 to 4 मार्क का आ सकता है, तो और इवन 6 मार्क का भी आ सकता है। पहला रीजन क्या था? ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। हमने ये तो पढ़ा कि इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ हो रही थी, बट इक्विवेलेंट अमाउंट की एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही थी, एंड इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भी आ रही थी। सो दिस इज बेसिकली नोन एज अ सिचुएशन ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। ये हमने करा हुआ है प्रीवियस लेसन में, जहां पर हमारी जीडीपी बढ़ रही है बट इक्विवेलेंट अमाउंट की अगर जॉब क्रिएट नहीं हो पा रही है, देन दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, सो जीडीपी growth rate has increased in the economic reform period. Scholars point out reform-led growth has not generated sufficient employment generation opportunities in the country. Next is neglect of agriculture
सो निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर आपका अलग से 3 to 4 मार्क का आ सकता है। देखो हमने जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़े दोज वर मेजरली फोकसिंग ऑन द इंडस्ट्रियल एज वेल एज द सर्विस सेक्टर, whereas एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से हमने जो ऊपर टेबल करा था एग्रीकल्चर सेक्टर को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन आया था, एग्रीकल्चर सेक्टर निग्लेक्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर की नेगेटिव ग्रोथ रेट का रीजन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो फटाफट देख लेते हैं इसको। सो निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर में स्टीप डिक्लाइन क्यों आया, उसके कुछ रीजन है। सबसे पहला रीजन है रिडक्शन ऑफ द पब्लिक इन्वेस्टमेंट को कुछ ऐसी जगह है लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इनमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, वेरस इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। सेकेंड, रिमूवल ऑफ सब्सिडी। ऑलरेडी फार्मिंग एक रिस्क की बिजनेस है इंडिया में, तो अगर हम सब्सिडीज को भी रिमूव कर देंगे तो पुअर फार्मर्स इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजी परचेज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में हम ग्रोथ नहीं ला पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज लिबरलाइजेशन एंड द रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज। अगर हम इम्पोर्ट ड्यूटीज को रिमूव कर देंगे या फिर उनको लिबरलाइज कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो है वो इंडिया में इम्पोर्ट होंगे, जिसकी वजह से हमारे गुड्स जो है वो फॉरेन कॉम्पिटिशन में विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन द एग्रीकल्चर गुड्स। ऑल्सो MSP भी रिड्यूस कर दी गई थी और कोटा क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन भी हमने रिमूव कर दी थी। नेक्स्ट क्या है, शिफ्ट टुवर्ड्स कैश क्रॉप। सिंस ग्लोबलाइजेशन के बाद तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज अपनाई गई थी, जिसकी वजह से वो क्रॉप प्रोड्यूस करी गई थी जो कि एक्सपोर्ट हो सके, जिसकी वजह से फार्मर्स फूड क्रॉप्स को छोड़कर अब कैश क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे थे एंड फूड क्रॉप के प्राइसेस मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, तो ये आपको 4 पॉइंट्स बहुत अच्छे से करने हैं, जिसकी वजह से हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में एक स्टीप डिक्लाइन और इवन नेगेटिव ग्रोथ रेट भी ऑब्जर्व किया था। ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, पीछे हमने टेबल में देखा था अगेन इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी, हमने इधर देखा। ठीक है, अब हम यही पढ़ने वाले हैं आगे, अब हम यहाँ पर यही पढ़ने वाले हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस क्यों थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा था। तो अगेन ये टॉपिक भी आपका इंडिविजुअली 3 to 4 मार्क का आ सकता है। ठीक है, तो इसका पहला रीजन क्या था, दैट वाज चीपर इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे गुड्स जो है वो इंडिया में सस्ते आ रहे थे एंड इंडियन गुड्स उनको विथस्टैंड नहीं कर पाया था। ऑल्सो उनके गुड्स की डिमांड बढ़ गई और इंडियन गुड्स की डिमांड फॉल होने लगी थी। ठीक है, सो greater flow of goods and capital from the developed countries and as a result domestic industries were export to imported goods। ठीक है, जिसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल cheaper Chinese goods posed a big threat to the Indian manufacturers। क्लियर है बात। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी नहीं था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट इज नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय द डेवलप्ड नेशन। अभी हमने पढ़ा कि डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया ने तो सारे के सारे बैरियर्स अपने हटा दिए थे फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज, बट जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने इंडिया के लिए बैरियर्स को रिमूव नहीं किया था। ठीक है, सो ऑल द quota restrictions on the export of textiles and clothing have been removed from India, thus creating a free movement of goods and services from foreign countries that adversely affected the local industries and employment opportunities in the developed countries like India। ठीक है, for example, although quota restrictions on exports of textiles and clothing have been removed in India, इंडिया में तो कोटा रिस्ट्रिक्शन हटा दिया था, बट यूएसए में कोटा रिस्ट्रिक्शन को हटाया नहीं गया था, जिसकी वजह से अगेन इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया। ओके, तो आई होप ये बहुत अच्छे से आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये अलग से आपका 3 to 4 मार्क का आ सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट रीजन वील स्टडी दैट इज इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी अगेन 3 to 4 मार्क का आ सकता है इंडिविजुअली।
इन इफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी का मतलब क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पर हम एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का कुछ पार्ट ऑफ शेयर सेल करेंगे टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब जब हम ये सेलिंग कर रहे हैं फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, तो वो इनइफेक्टिव क्यों रहा, वो अच्छा प्रूफ क्यों नहीं हुआ, वो अब हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। सो हमारा टारगेट था इन 1991-92 टू मोबिलाइज 2500 crore के शेयर्स थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, एंड वी वर एबल टू मोबिलाइज 3040 करोड़ के शेयर्स, जो कि हमारे टारगेट से काफी ज्यादा था। और 2017-18 में हमारा टारगेट था 1 लाख शेयर्स बेचने का, 1 लाख करोड़ शेयर्स बेचने का, बल्कि हमारा हमने अचीव कितना करा, 1,57 करोड़ के शेयर्स हम ऑलरेडी सेल कर चुके थे, जो कि अगेन काफी अच्छी बात है। बट इन सब के बावजूद डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इनइफेक्टिव क्यों रही? ये क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाई वाज डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इनइफेक्टिव, या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाई इज सेलिंग अ पार्ट ऑफ PSUs टू द प्राइवेट सेक्टर इज नॉट अ गुड डिसीजन, ठीक है। तो क्यों अच्छा नहीं रहा, वो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो वो सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा, वो अब हम पढ़ेंगे। देखो, सिंपल सी बात है, अगर एक 700 रुपए की चीज आप 600 की बेचोगे तो ऑब्वियसली आप ज्यादा बेच पाओगे, बट अगर आप अपनी चीज के दामों को गिराकर बेचोगे तो वो आपके लिए एक लॉस वाली चीज रहेगी। सेम गवर्नमेंट ने करा, गवर्नमेंट जो अपने शेयर्स को मोबिलाइज करी थी, वो उन्होंने अपने ही चीजों के दाम गिराकर उन्होंने सेल करा, जो कि गवर्नमेंट के लिए एक लॉस वाली बात थी। और जितना भी उनके पास पैसा आ रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने थोड़े बहुत रिवेन्यूज को ही, थोड़े बहुत एक्सपेंडिचर्स को ही कवर कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लो। पहला, assets of PSEs were undervalued and sold to private sector. This means there has been a substantial loss to the government and the outright sale of the public assets. Second, moreover, such proceeds from the disinvestment were used to compensate the shortage of the government revenues rather than using it for developing. तो गवर्नमेंट के पास जो शॉर्टेज था वो उसको कवर करने में निकल गया, डेवलप गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं पाई, ठीक है। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया है सभी को। ये अगेन आपका सेपरेटली 3 to 4 मार्क का आ सकता है, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इन इफेक्टिव टैक्सेशन पॉलिसी, यानी कि टैक्सेस जो हमने गवर्नमेंट ने रिड्यूस करे थे, तो गवर्नमेंट ने रिड्यूस करे थे टैक्स सो दैट इट कुड कर्व द सिचुएशन ऑफ टैक्स इवेजन अंडर लिबरलाइजेशन। तो वो एक अच्छा प्रूफ क्यों नहीं हुआ, वो अब हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले टैरिफ रिड्यूस हो गया था, दिस डिक्रीज द स्कोप फॉर रेजिंग रेवेन्यू थ्रू कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी से आने वाला पैसा हमें इतना नहीं मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टैक्स इंसेंटिव जो दिए गए थे फॉरेन इन्वेस्टर्स को, वो अट्रैक्ट तो कर रहे थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, बट दिस रिड्यूस द स्कोप फॉर रेजिंग द टैक्स रेवेन्यूज, और टैक्स हम नहीं कमा पा रहे थे, ठीक है। ऑल्सो इट लेड टू स्प्रेड ऑफ द कंज्यूमरिज्म। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं, अपने बैरियर्स दूसरे नेशन के लिए ओपन करते हैं, तो इससे और ज़्यादा लग्जरी एंड सुपीरियर गुड्स हम कंज्यूम करेंगे, जिसकी वजह से कंज्यूमरिज्म स्प्रेड होगा, क्लियर। नेक्स्ट इज अनबैलेंस ग्रोथ, यानी कि सभी के सभी सेक्टर्स में अच्छे से ग्रोथ, इक्वल ग्रोथ नहीं आ पा रही थी। किसी सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ थी, वेरस किसी सेक्टर में बहुत ही कम ग्रोथ थी, जिसकी वजह से PSUs में बहुत ज्यादा अनबैलेंस ग्रोथ देखी गई, क्लियर है। तो आई होप ये 7 रीजन सभी को क्लियर हो चुके हैं, दैट द आर्ग्यूमेंट्स विच वर अगेंस्ट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, क्लियर। सबसे पहले ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, low level of industrial growth, next ineffective disinvestment policy, ineffective tax policy, spread of consumerism, and lastly unbalanced growth, ठीक है। तो इस यूनिट को अब हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंड आई होप क्रिटिसिज्म LPG पॉलिसी क्रिटिसिज्म भी सबको क्लियर हो चुका है अच्छे से, ओके। एंड अब ये सारे के सारे इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड कुछ ईयर्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड ये सारे ईयर्स आप याद कर लेना, ओके। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, थैंक यू।